नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत है। औरैया के फफूद गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रगति है, उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास होगी। दिखने में सुंदर है और पढ़ाई में ठीक ठाक, परिवार भी बहुत मजबूत, यानी जो घर है उसका वो पैसे के मामले में ठीक ठाक था। इनका उज्जैन में एक स्कूल भी चलता था, कॉलेज चलता था और परिवार में लगभग सारे लोग ठीक ठाक थे। प्रगति की जो हालचाल थी, जो चाल ढाल थी, वो कुछ दिनों से परिवार वालों को पसंद नहीं आ रही थी, उसके पिता, माँ, भाई, सबको। तो कुछ दिनों बाद उन्हें लगता है कि शायद अब ये कहीं भटक रही है। उन्होंने कई बार देखा था कि ये किसी से मिलती है, किसी से बातचीत करती है। इसके कारण उन्हें लगता है कि इसकी जल्दी से शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी और अगर लोगों को बाहर पता चलेगा तो वो कहेंगे कि उनकी बेटी बिगड़ गई है। कुछ इसी कारण जो उनकी बड़ी बेटी होती, यानी प्रगति की बड़ी बहन होती है, उसकी शादी मैनपुरी के गांव में हुई थी। तो उसी का एक देवर था उनकी बड़ी बेटी का, जिसका नाम है दिलीप यादव। वो उसी देवर को पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि प्रगति की भी शादी उसी घर में कर देते हैं। वो लोग भी बड़े कारोबारी हैं, उनके यहाँ हाइड्रा और क्रेन की जो है वो सर्विस है और अच्छा खासा उनका बिजनेस चलता है। तो लड़की को दिक्कत भी नहीं होगी और जो ये इसको अफेयर वाली इसकी कहानी है वो भी छुप जाएगी और शायद शादी के बाद ये सुधर जाए। इस कारण वो उसकी शादी करा देते हैं अपनी बड़ी बेटी के ससुराल में ही और उसके देवर के साथ। लेकिन प्रगति शादी से पहले ही नाराज़ थी। वो कहती थी कि उसे शादी वगैरह मेरी दीदी के देवर से तो नहीं करना है, करूंगी तो मैं अपनी मर्जी से। परिवार वाले थोड़ा जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दिए। ये शादी 5 मार्च को हुई थी, 5 मार्च 2025। डेट तारीख याद करके चलिए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ें, जो आजकल मेरठ जैसा कांड चल रहा है, कुछ इसी टाइप का। तो ये जाती है वहाँ 10 से 12 दिन रहती है और आपने देखा होगा कि गांव में, यूपी बिहार के गांव में शादी के बाद मुंह दिखाई की प्रथा होती है। गांव वाले, अगल बगल वाले और जो नात रिश्तेदार होते हैं वो सब लोग आते हैं कि दुल्हन कैसी, उसका एक बार चेहरा देखा जाए और देखने के बाद वो तोहफा देते हैं कुछ, जिसमें कुछ पैसे हो सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, कोई आइटम हो सकता है। इसी प्रकार से जो दुल्हन है जिसका नाम प्रगति है, उसको पैसे मिले थे, कुछ जेवरात मिले थे। ये मुँह दिखाई के जो पैसे हैं वो अपनी सास या अपनी ससुरालियों को ना देकर खुद अपने पास रखती रहती है। अब जो ससुराल वाले हैं, यानी जो दिलीप है, उनके माँ बाप को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। इसके लिए वो इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। जो दूल्हा है दिलीप है, उसके साथ भी प्रगति ठीक ठाक से बात नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी वो बड़े नरमी से पेश आती है। दिलीप को ये सब कोई भनक नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वो दिलीप से अक्सर बात करती थी अपने पुराने मायके के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और अपने कुछ दोस्तों के बारे में भी बताया करती थी, लेकिन दोस्त कौन थे ये बताती नहीं थी। दिलीप को भी कभी कभी लगता था कि ऐसा तो नहीं कि प्रगति कुछ छिपाती है। दिलीप भी चूँकि कारोबारी का बेटा है, इस वजह से अक्सर उसका आना जाना लगा रहता था, कभी घर में लेट आना, कभी पहले आना, ये चीज़ें थी। तो दिलीप हाइड्रा का जो है वो काम ज़्यादा देखता था। क्रेन वगैरह की भी सर्विसेज थी, तो वो उसको ना करके हाइड्रा वाला काम वो खुद देखता था, उसके घर का ही है काम। इसके लिए उसका मैनपुरी, औरैया, आसपास के जिलों में भी आना जाना, कन्नौज वगैरह में भी आना जाना रहता था। लगभग 13 दिन बीत गए थे। अब जो प्रगति है उसके मायके वाले आते हैं और विदाई करवा कर ले जाते हैं। पहली विदाई होती है तो दिलीप के घर वाले भी अच्छे से विदाई वगैरह करते हैं। जब वो अपने मायके पहुंचती है तो जो उसका प्रेमी है अनुराग यादव, वो उससे मिलने के लिए निकल जाती है किसी बहाने कि अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, मेरी सहेली मुझे फ़ोन कर रही हैं कि तुम शादी के बाद अभी तक हमसे मिली नहीं हो, तो मिल लेते हैं। इसी बहाने वो जाती है और फिर अपने प्रेमी के साथ वो संबंध बनाती है, कहीं होटल वगैरह लेकर वहीं स्टे करते हैं सब। संबंध वगैरह बनाने के बाद फिर घंटों बातचीत इनकी होती है और अनुराग कहता है कि अब हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाएगा, तुमने शादी भी कर ली। ये अनुराग के सामने अपनी व्यथा बताती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहो तो तुम कुछ कर सकते हो, उसमें जो भी मदद चाहिए मैं कर सकती हूँ। अनुराग के साथ इसने फिर अपने पति दिलीप को मरवाने की प्लानिंग की।
इसने अनुराग को एक और चीज़ बताई कि अगर मेरा पति मारा जाएगा तो चूंकि वो कारोबारी का बेटा है, इस वजह से रकम भी बहुत बड़ी मिलेगी हमें, मैं विधवा तो बन जाऊंगी, लेकिन उसके हिस्से में आधी हिस्सेदारी जो है वो मेरी हो जाएगी और मैं वो सब कुछ ले लूँगी। उसके बाद अपने घर वालों से कह दूँगी कि मेरी शादी करवा दो, मैं सारी उम्र अकेली तो नहीं रह सकती। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले भी कहेंगे कि चूँकि अभी उम्र भी है और 10-15 दिन भी हुए शादी को, तो इस वजह से इसकी शादी करा देनी चाहिए, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ बेहद खुश थे सब। दिलीप की हत्या की प्लानिंग चल रही है उसी कमरे में। इसके बाद प्रगति कहती है कि कोई प्लान बताओ। तो जो अनुराग यादव यानी प्रेमी है वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और आइडिया के मुताबिक वो एक किलर जो है, शूटर जो होते हैं, जो पैसे लेकर हत्या करते हैं, उसको हायर करता है, जिसका नाम है रामजी नागर। अब उससे बातचीत करते हैं सब तत्काल, और ये बातचीत जो हो रही होती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है, ताकि इन्हें लगता है कि आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। उससे बातचीत होती है तो वो किलर कहता है कि 2 लाख रुपए मैं लूँगा, काम हो जाएगा, डन। इसके बाद प्रगति कहती है यार पैसे तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, अब मैं इस वक्त इतना कैसे दे पाऊँगी। तो अनुराग कहता है कि पैसे मेरे पास भी नहीं हो पाएंगे, जो यार तुम ही करो, तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। कुछ भी करने का मतलब है कि पैसे अब प्रगति को लाने हैं। प्रगति कहती है ठीक है, मेरे पास मुंह दिखाई के पैसे पड़े हुए हैं और मुंह दिखाई में मुझे कुछ गिफ्ट भी मिले हैं, हम उनको बेच देते हैं। अनुराग कहता है तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं पता चलेगा, तुम्हारा पति पूछेगा, सास पूछेगी। तो कहती है कि वो सब मेरे पे छोड़ दो। 1 लाख रुपए का जुगाड़ करके वो अपने जो प्रेमी है उसको दे देती है। प्रेमी तुरंत जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है और कहता है काम होने के बाद 1 लाख रुपए तुम्हें और मिल जाएंगे। अब इसके लिए 19 तारीख यानी शादी के ठीक 15 दिन बाद, 14 दिन के बाद 15वें दिन, जो दिलीप है वो किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ जाता है और दिलीप को कहता है कि हमारा एक काम है, आपको करना पड़ेगा और ये लाखों का काम है। दिलीप भी खुश हो जाता है क्योंकि कारोबारी का बेटा है तो उसके लिए बिजनेस ही सब कुछ है। वो भी सोचता है क्यों ना हाथ लगी चीज़ को समय रहते बुना लिया जाए। अब इसको ये लोग बैठाकर अपनी बाइक पर लेकर जाते हैं और ये घटना औरैया में की जाती है। एक गेहूं का खेत रहता है, लेकिन उस दौरान कोई ऐसी चीज़ है जो ये सब कुछ देख रही थी। कोई ऐसा था जो सब कुछ देख रहा था और उसे समझ था कि आखिर चल क्या रहा है। दिलीप को ये लोग लेकर जाते हैं और सुनसान जगह जहां गेहूं का खेत है वहीं पर खड़े करके सबसे पहले उस पर धारदार हथियार से उस पर वार करते हैं। उसके बाद जब वो अधमरा होता है तो उसको गोली मार देते हैं सिर पर। ये मार कर फरार हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये तो मर चुका है और सिर में गोली लगी तो ये बचना इसका मुश्किल है। ये जाते हैं, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों को लगता है कि कोई तड़प रहा है, कोई चिल्ला रहा है। वो लोग जाते हैं, इसके बाद उसे उठाते हैं, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। 2 से 3 दिन यानी 22 मार्च तक दिलीप जो है वो तड़प रहा होता है अस्पताल में, उसका इलाज चल रहा होता है। इस दौरान वो सब कुछ जो उसे शादी के बाद से लग रहा था वो पुलिस वालों को भी बताता, अपने घर वालों को भी बताता, क्योंकि घर वालों को पहले दिन से शक था कि जो बहू है वो अजीब गरीब तरीके के रिएक्शन करती है। एक तो सारे सामान अपने पास रख लेती है, बोलने में भी अजीब तरीके से बोलती है और लोगों को नमस्ते प्रणाम करने तक का तरीका नहीं है और ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती हमारे घर में आ गई है। इसके बाद जब वो मर जाता है तब जो घर वाले हैं वो अपनी बहू पर आशंका जताते हैं। पुलिस इसी मामले में जांच करती है और जिसने सब कुछ देखा था उसने सब राज उसी दिन उगल दिया। जी हाँ, एक सीसीटीवी कैमरा था जो वहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था, उसकी फुटेज है, उसको पुलिस वाले खंगालते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ तो कांड किया धरा है। यानी लगभग 7 से 8 दिन के अंदर ये सब कुछ कहानी खुल जाती है। अब इसके बाद जो फुटेज है उसमें देखा जाता है तो एक शख्स जो बाइक पर दिलीप को लेकर जा रहा था और गेहूं के ठीक खेत के पास पहुंचा हुआ था। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जब उससे 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हुए सब कुछ पूछा जाता है तो वो सब कुछ बता देता है। इसके बाद गिरफ्तारी होती है प्रगति की। प्रगति की गिरफ्तारी के बाद उसका जो प्रेमी है उसे पकड़ा जाता है और प्रेमी महोदय से भी पूछताछ बड़े अच्छे से होती है। अब आप विजुअल में देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये लोग, अब आप देख रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है, प्रेमिका भी है, प्रेमी भी है। अब ये सब कहानी जब हो गई तब प्रगति बताती है कि मुझे दिलीप पसंद नहीं था और मैं अपनी शादी से अनुराग के साथ करना चाहती थी। अब सोचिए कि एक लड़के की चाहत की वजह से क्या कुछ झेलना पड़ा। परिवार वालों की, सबसे पहले मायके वालों की गलती कि आपने अपने सिर मत्थे चढ़े किसी दर्द को दूसरे के यहाँ फेंक दिया। अगर आप चाहते
तो शादी, चूँकि भले ही गांव का वो लड़का था अनुराग, जिसकी वजह से आप चाहते थे कि गांव-गांव में शादी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप वहीं पर अगर ध्यान देते तो शायद एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं थी, महज इतनी गलती थी कि उसने बिना पूछे जांचे जिससे उसके परिवार वालों ने शादी कराई, उससे उसने कर लिया था और अपना काम यानी कारोबार देख रहा था। बिना गलती किए उसे सजा भुगतनी पड़ी और सब कुछ करने के बावजूद एक लड़की जो सिर्फ अपने प्रेम की चाहत में, अंधे विश्वास में, उसने अपने एक अच्छे से पति को न सिर्फ खोया बल्कि एक ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से शायद उसे अब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। अगर आप इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर यह घटना हुई है तो उसे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा नाम है दिव्यांशु। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने आसपास भी माहौल बना कर रखिएगा ताकि ऐसी घटनाएं होने से पहले ही सबक आप तक पहुंच सके।